प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट जब गिरे तो उस समय अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए, हम सभी को पता है कि जब स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिर जाता है, अगर उस समय हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल पे लाइव दिखाऊंगा कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरे तो उस समय आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जब भी मार्केट गिरे तो उस समय आपके पास कुछ ना कुछ पैसा जरूर हो जिसे आप इन्वेस्ट कर सके। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, पूरा देखें। अगर कोई वैल्यू एडिशन हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो उस समय स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदने पे हमें फ़ायदा ज़्यादा क्यों होता है। तो देखिए, जब भी फेस्टिवल का पीरियड होता है ना तो जनरली हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं। मान लीजिए कोई टूथपेस्ट है, आप 50 रुपीज़ में उसे खरीदते हैं और कोई कुछ दिनों का पीरियड है जिसमें कि कोई डिस्काउंट चल रहा हो ना, ऑफ़र चल रहा हो, फेस्टिवल सीजन है, तो वो 50 रुपीज़ का टूथपेस्ट आपको मे बी 45 रुपीज़ में मिल रहा है। तो उस डिस्काउंट से पहले तो आपने 50 पे ख़रीदा, काफ़ी लोगों ने ख़रीदा, आपने भी ख़रीदा, लेकिन उस डिस्काउंट पीरियड के समय आपने उसे 45 में ख़रीदा। तो यहाँ तो शुरू में ही आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी यही होता है। जब स्टॉक मार्केट गिरते हैं तो जनरली स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो भी गिरते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस है 500 रुपीज़, मार्केट गिर गया, उसका शेयर प्राइस अब 400 रुपीज़ आ गया। तो किसी ने 500 रुपीज़ में उसे ख़रीदा हुआ है, आपने अगर उसे 400 रुपीज़ में ख़रीद लिया तो बिल्कुल जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे शुरू में ही आपने 100 रुपीज़ का एक तरह से प्रॉफिट कमा लिया है। उसी तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी होता है। मार्केट गिरा, उनका एनएवी गिर गया, तो अगर आपने कम एनएवी पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर से एनएवी ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी आपको जो प्रॉफिट्स आएंगे या रिटर्न्स आएंगे वो बढ़कर आएंगे। नाउ हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल करने का सही समय क्या होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही काम करता है ना, ऊपर नीचे होता है। तो ये स्टॉक मार्केट है, इसी तरह से स्टॉक मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो सही समय क्या होगा इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत नीचे है। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत नीचे है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस पीरियड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ऑफ कोर्स आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। और उसी तरह से सेल कब करना है, सेल करने का सही समय यहाँ पे हो सकता है। यहाँ के बाद देखिए स्टॉक मार्केट कितनी बुरी तरह से गिरा है, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट कितनी बुरी तरह से गिरा है, और यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं क्योंकि ये टॉप पे आ चुका है। तो देखिए, देखने में कितना आसान लग रहा है आपको ना कि जब मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ हो तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जब मार्केट बिल्कुल ऊपर चला जाए तो हम उससे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कर पाएंगे या फिर वर्ल्ड में कोई भी अगर ऐसा कर पाएगा तो ऑफ कोर्स उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे आप एक बियर मार्केट का एग्जांपल देख सकते हैं ना। जब भी रिसेशन टाइप कोई प्रॉब्लम आता है तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरता है। तो बियर मार्केट तब बोलते हैं जब स्टॉक मार्केट 20% से भी ज़्यादा गिर जाए। तो यहाँ पर उसी तरह का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको मार्केट जब गिर रहा हो इन्वेस्टमेंट करना हो तो देखिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है ना। मार्केट बुरी तरह से गिरा, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट कब करें। देखिए, ऊपर अगर आप टॉप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए कितना गिर चुका है यहाँ से टॉप से। तो जब इतना गिर जाएगा तो नेचुरली आप चाहेंगे कि यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दें, बहुत ज़्यादा गिर गया है। अब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद फिर से ये गिर गया, थोड़ा सा तो गिरा है। यहाँ आपको फिर डर लगेगा कि नहीं ये तो लगता है और गिर जाएगा। तो यहाँ पे एनी हाउ इसके बाद ऊपर गया तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब मार्केट ऊपर जाने लगा, अब यहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर से आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद देखिए आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ। तो देखिए, इससे सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम कर सके, दैट इज़ ये बता सके कि मार्केट कब गिरा है इसके बाद वो नहीं गिरेगा, या मार्केट कब ऊपर गया है इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये कोई भी नहीं बता सकता है। तो इसीलिए
इन्वेस्टर्स को, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मार्केट टाइमिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अब जान लेते हैं कि अगर हमें मार्केट टाइमिंग नहीं करना है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ताकि जब मार्केट गिरे तो उसका हम एडवांटेज उठा सके। मार्केट को टाइम किए बिना अगर आप कुछ एडिशनल रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग का। मैंने हमेशा आपको एसेट एलोकेशन के बारे में बताया है। पूरा पैसा कभी भी एक सिंगल एसेट क्लास में नहीं करें। आपके पास 4 डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें, इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट। तो जहाँ भी आपको कन्वीनियंस हो, बेसिस और रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न आता है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम इक्विटी में ही इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन में मोस्टली हम इक्विटी और डेट के लिए जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का है, तो एसेट एलोकेशन आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पे आप इक्विटी में अबाउट 70% के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और डेट में अबाउट 30% के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं यहाँ मान कर चल रहा हूँ कि आप गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, 70% इक्विटी और 30% डेट। अब यहाँ पे आपको रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर आपने रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो जब जब मार्केट गिरने वाला होगा ना, तो वहाँ पे आपको टाइम करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आप अच्छे मार्केट प्राइस पे या फिर अच्छे एनएवी पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अब हम लाइव देख लेते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख का रखा है और 70-30 का आपने मान लीजिए एसेट एलोकेशन किया। 70% इक्विटी, तो आप 35 लाख इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और डेट में 30%, दैट इज़ 15 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इक्विटी रिटर्न्स आया है 30% का और डेट का रिटर्न आया है 8% का। समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो भी मार्केट कंडीशन है बेसिस दैट आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए, इक्विटी का मान लेते हैं कि 30% का रिटर्न आया है, सभी कुछ लाइव है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और डेट का रिटर्न्स मान लेते हैं कि 8% का आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 30% का रिटर्न आया इक्विटी, तो ये 30% किस पे आया है, 35 लाख पे। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा 10.5 लाख का। और डेट ये जो 8% है वो 15 लाख पे आया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आएगा, 1.2 लाख का डेट में आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे टोटल कॉर्पस कितना हो गया, तो कॉर्पस 35 लाख पहले इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है और प्लस 10.5 लाख का प्रॉफिट आया। तो 35 प्लस 10.5 तो हुआ 45.5 लाख का कॉर्पस इक्विटी का बन गया। और डेट का कॉर्पस कितना बन गया, तो 15 लाख प्लस 1.25 लाख, तो डेट का कॉर्पस बन गया 16.2 लाख का। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉर्पस अब आपका हो गया 61.7 लाख का। तो ये पहले 50 लाख था, ये बढ़कर अब हो गया 61.7 लाख। यहाँ पे जान लेते हैं कि रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, इक्विटी तो हमें 70% ही रखना है, तो इक्विटी का एक्सपोजर हमें 70 रखना है। तो अब 61.7 लाख का 70% कितना आएगा, तो वो होगा 43.19 लाख। और डेट हमें 30% ही रखना है, तो 61.7 लाख का 30% होगा 18.51 लाख। तो यहाँ पे इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो 2.31 लाख से बढ़ गया है और डेट का जो एलोकेशन है वो 2.31 लाख से घट गया है, क्योंकि इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो इक्विटी का एक्सपोजर है उसे हम 2.31 लाख से कम कर देंगे और ये जो 2.31 लाख है वो हम डेट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे खुद ब खुद आपका एलोकेशन हो गया, रीबैलेंसिंग हो गया। ना मान लेते हैं कि इक्विटी मार्केट अब 20% से गिर जाता है, तब क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया -20%। इक्विटी मार्केट 20% से गिर गया, तो 20% से गिर गया मतलब कि ये 35 लाख 20% से कम हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, -7 लाख। तो ये 7 लाख का आपको यहाँ पे लॉस हो गया। तो अब यहाँ पे कॉर्पस 35 लाख तो रहा नहीं, 7 लाख का लॉस है, तो कॉर्पस आपका बन गया 28 लाख का, कम हो गया कॉर्पस। और डेट मान लेते हैं सेम 8% का ही रिटर्न है। हाँ, तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो सेम 8% का रिटर्न है, मतलब कि 1.2 लाख यहाँ पे आपका बना और टोटल 16.2 लाख आपका यहाँ पे टोटल कॉर्पस बनता है। तो यहाँ पे अगर दोनों को एडअप करेंगे तो अब आपका जो टोटल कॉर्पस है वो है 44.2 लाख। तो ये
50 लाख से घटकर अब हो गया 44.2 लाख। तो अब रीबैलेंसिंग कैसे करेंगे? अब आपको 44.2 लाख में इक्विटी और डेट का एलोकेशन करना है। तो इक्विटी तो हमें 70% रखना है, तो 44.2 लाख का 70% क्या होगा? वो होगा 30.94 लाख, और 44.2 लाख का 30% होगा 13.26 लाख। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी का अगर आप देखेंगे तो इक्विटी फिलहाल 28 हो गया है ना, गिर गया है। तो अब इक्विटी हमें बढ़ाकर 30.94 लाख करना है। तो उसके लिए इक्विटी में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2.94 लाख, ये इन्वेस्टमेंट होगा। और डेट का हमें रखना कितना है? डेट हमें रखना है 13.26 लाख, क्योंकि हमारा कॉर्पस कम हो गया है, लेकिन फिलहाल है ये 16.2 लाख। तो डेट में हम कम कर देंगे 2.94 लाख से हम डेट में कम करेंगे लोकेशन। डेट में हम 2.94 लाख बेचेंगे और वो जो बिकेगा वो इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी में कर देंगे 2.94 लाख। तो ये है एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग। तो इसे आपको ध्यान से समझना है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो एसेट एलोकेशन जरूर डिसाइड करें। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया एसेट एलोकेशन, तो वहाँ पे जब भी मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिरे, मतलब ऐसा नहीं कि 1 या 2% गिरने पे आप एसेट एलोकेशन करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि तो मान लीजिए बेच रहे हैं इक्विटी को या फिर डेट को, तो वहाँ पे टैक्सेशन भी लगता है। तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा गिरावट है, बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम 10% प्लस का गिरावट है, ठीक है, तो डेली बेसिस पे नहीं करना है। 10% प्लस का जब भी गिरावट आए, थोड़ा ज़्यादा गिरावट आए, तो उस समय आप ये करने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है। पोर्टफोलियो में जब भी इस तरह का आपको डिफरेंस दिखने लगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, जो एलोकेशन मैंने डिसाइड किया था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, तो वहाँ पर आप कभी कभी रीबैलेंसिंग करते रहें। रीबैलेंसिंग करेंगे खुद ब खुद एक तरह से आप मार्केट को टाइम कर लेंगे, तो वहाँ से आपको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट मिल सकेगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा ध्यान में रखें कि कई बार इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं ना कि मार्केट अब गिर सकता है तो बहुत ज़्यादा कैश अपने पास रख लेते हैं। तो देखिए इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आप पता चला कि आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, आपने काफ़ी ज़्यादा कैश रख लिया ना, आपका इन्वेस्टमेंट आपने ज़्यादातर निकाल लिया, बेच दिया, कैश में रखा हुआ कि पूरा गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं एग्जैक्टली कब गिरेगा। पता चला आपने वो पैसा रखे हुए हैं 2-3 महीना, 4-5 महीना, कभी कभी 1-2 साल तक लोग बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस कैश का, जो आपने ऐसा ही पैसा रखा हुआ है। पता चला इक्विटी मार्केट से आपने निकल गए और इक्विटी मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर तो आप काफ़ी ज़्यादा मिस आउट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा कैश आइडली हमें नहीं रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम इन्वेस्टमेंट करके रखें। ऑफ कोर्स एसेट एलोकेशन का हमें ध्यान रखना है बेसिस ऑफ रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अलग से कोई बहुत ज़्यादा कैश आइडली हमें नहीं रखना चाहिए। अगर आप सही से एसेट एलोकेशन को फॉलो करेंगे, उसे रीबैलेंस करेंगे, जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए या बहुत ऊपर चला जाए, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका सही से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। प्लस रीबैलेंसिंग करते वक्त आप टैक्सेशन और एग्जिट लोड को ध्यान में रखें। अभी हमने जाना कि मार्केट को टाइम किए बिना अच्छे प्राइस पे, अच्छे एनएवी पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर का क्वेरी ये भी आएगा कि चलो ये तो ठीक है, रीबैलेंसिंग हमने कर दिया, एसेट एलोकेशन कर दिया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स, मैंने हमेशा बताया है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज आपको लेना चाहिए। तो वहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बेस्ट है। देखिए स्टॉक मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो जब आप SIP कर रहे हैं, मंथली SIP, एवरी मंथ आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मार्केट जब नीचे जाएगा तब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आएगा वो एवरेज आउट हो जाएगा, क्योंकि सारे मार्केट कंडीशन में आप खरीदारी कर रहे हैं। तो एवरेज रिटर्न जो आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। इसीलिए मार्केट को टाइम करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। SIP बेस्ट है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे ये भी क्वेरी आता है कि अगर बड़ा पैसा है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो वहाँ पे उसे कैसे इन्वेस्टमेंट करें? तो बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन है आपके पास STP का, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। बड़ा पैसा का भी पहले तो मतलब समझना होगा, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपका 50 लाख का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, अब आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपये है जिसे आप लमसम बोल रहे हैं, जो कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो आप कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका कॉर्पस बड़ा सा, ये जो 50,000 या 1 लाख का अमाउंट है आपके लिए
छोटा अमाउंट है रिलेटिवली, तो इसे तो आप लमसम कर सकते हैं। जहाँ भी देखिए कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है वहाँ पे लमसम कर दें इमीडिएटली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन मान लीजिए आपका कॉर्पस 50 लाख का है और 50 लाख का और पैसा है आपके पास, लमसम इन्वेस्ट करना है, तो ये पैसा तो बहुत बड़ा है, ये पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें। अगर मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा हो तो बिल्कुल एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें। यहाँ पे बेस्ट होगा कि अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अननेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप 12 मंथ का एसटीपी कर सकते हैं। लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये भी ध्यान में रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।